गिरोह से ऊपर बारिश का पानी नीचे धरती के पेट में जाता है और उस पानी को निकाल के फिर तुम हैंडपंप से, ट्यूबवेल से पीते हो, अपना जीवन चलाते हो। यदि ये दरारें ना हो तो वाटर बैंक नीचे नहीं बन सकता, एक्वीफर नहीं बन सकता। तो ये एक्वीफर को रिचार्ज करने वाली, उसको वो लोकल भाषा ये दरार वरार नहीं जानता था, सड़ जानता था। और तब तक मैं 7-8 महीने में इलाज करते करते लोकल भाषा सीख गया था। तो बोला अच्छा देख पेड़ कहीं अच्छे, तो जहां पर ऐसे फ्रैक्चर होते हैं मिट्टी में, वहां बड़े चौड़ी पत्ती के हरे पत्तियों के पेड़ होते हैं, और जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर नहीं होते वहां झाड़ियां होती हैं, पेड़ नहीं होते। निरंतर हमारा जुड़ाव रहा, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा और बहुत ही तन्मयता से, सहज भाव से हमारे साथ आप जुड़े रहते थे। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 दशक से हमारा ये रिश्ता आज भी कायम है। केवल आपको, आप कितने महान शख्सियत में कहूँ, बहुत अद्भुत काम किया है। जड़ों पे में काम करने वाले, धरती पे काम करने वाले सब शख्सियत हैं और दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ है। अगर मैं भाई साहब की बात करूँ, राजेंद्र सिंह की, तो मैं कई बार मजाक करता हूँ कि यदि दुनिया में किसी व्यक्ति की यात्रा के किलोमीटर, यदि आप कितने किलोमीटर यात्रा इन्होंने अपने जीवन में की है, अभी पिछले पद यात्राएँ बहुत की हैं, कभी कभी हमने भी किए हैं, लेकिन हमारा इतना लगे ही रहते हैं। अभी भी 1 महीने, पूरा 1 महीना अमेरिका में, कोलंबिया में देश दुनिया के लोगों को पानी और पर्यावरण और शांति, दुनिया में शांति कायम करने के लिए घूम रहे थे। और हमने केवल व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई साहब ये कार्यक्रम हम चरखी दादरी में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुरंत हमें आपकी स्वीकृति का मैसेज मिले। तुरंत इन्होंने पारस जी को कहा और उनका फ़ोन आया कि भाई साहब आपके पास आ रहे हैं, अमेरिका से आते ही आपके पास आ रहे हैं। गुलाटी जी का और हमारा बीच बीच में रिश्ता, आप क्योंकि बहुत के लिए मैंने 2 बार फ़ोन किया और फिर मैं बादावेरी उधर कहीं जंगल में था, तो इनका खुद फ़ोन आया और तब मैंने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम चरखी दादरी में कर रहे हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आप अभी तक लगे हो तो मैं निश्चित तौर पे आता हूँ। तो आप हमारे आग्रह पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सरलता और सहजता, ये तीनों ही शब्द ऐसा लगता है कि राजेंद्र बाबूजी के लिए ही बने हैं, या मैं ये कहूँ कि तीनों ही शब्द इस व्यक्तित्व पर एकदम सटीक बैठते हैं। सर, आपका साधारण, सहज और सरल व्यक्तित्व हमें सदैव कुछ न कुछ सिखाता ही है। आपका बहुत बहुत आभार। आप विश्व युवा केंद्र में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर हैं। पिछले 14 सालों से निरंतर समाज के लिए कार्य कर रही हैं। आपने एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम जैसे अनेकों कार्यक्रम किए हैं। आप महिलाओं के लिए ही नहीं, अपितु हम सभी युवाओं के लिए भी एक संदेश है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विश्व युवा केंद्र से मुक्ता भारद्वाज जी को कि मंच पर आएं और कार्यक्रम प्रस्तुति रूपरेखा। हम सब सभी को नमस्कार। मैं, जैसा कि एक परिचय उन्होंने दिया, लेकिन एक साधारण सी जगह से आती हूँ और बहुत अच्छी एक संस्था मुझे काम करने के लिए मिली है। पिछले 5 वर्षों से मैं विश्व युवा केंद्र के साथ काम कर रही हूँ और विश्व युवा केंद्र का इतिहास ही इतना विख्यात है कि उसकी लेगेसी को आगे ले जाना एक बहुत ही
अच्छा एक मुझे जो बीड़ा दिया है मेरे पूर्वजों ने, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। विश्व युवा केंद्र जिसकी स्थापना 10 अगस्त 1961 को हुई थी, हम निरंतर 65 सालों से यूथ डेवलपमेंट, युवा विकास और एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। और एनजीओ जो ज़मीनी स्तर से ग्राउंड लेवल पे जो हमारे भाई बहन जो काम करते हैं, अतिथि हमारे यहाँ पर आए हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता है। सीखने सिखाने की जो ललक होती है उसके युवा यूनिवर्सिटी जयपुर 2016 में भी इनको डॉक्टर राजेंद्र जी को डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2019 में भी पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की रक्षा करूंगा, पानी के एक बूंद बचाऊंगा, दूसरे को पानी बचाने की प्रेरणा दूंगा। ईश्वर मुझे इस पुनीत और पवित्र कार्य के लिए शक्ति दे। बोले भारत माता की नीर नारी नदी। सर वैसे तो आप परिचय का मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी जनता को अपना परिचय दीजिएगा। मुझे राजेंद्र सिंह कहते हैं और मैं पिछले 50 सालों से पानी और प्रकृति का काम करके जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उन्मूलन का दुनिया का एक वैश्विक मॉडल तैयार किया है, जहाँ पर पहले बादल आते थे पर बरसते नहीं थे, रूठ कर चले जाते थे कहीं। अभी वहाँ बादल आते हैं तो बरसते हैं। क्यों बरसते हैं? क्योंकि वहाँ हरियाली बढ़ी, वहाँ पानी रुका, तो पानी का एवोपरेशन और हरियाली का ट्रांस एवोपरेशन, इन दोनों के कारण वहाँ जो जलवायु में पहले हीट वेव चलती थी, जो गर्म हवाएं चलती थी, अब वो बादलों में बदल कर वहाँ बरसती है। तो पहला, जिसको क्लाइमेट चेंज समझना हो उसको इन दोनों गीतों से फ़र्क समझ लेना चाहिए। पहला गीत था, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर दिल्ली चले गए। अब न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये गीत है 1980 का। 90 के दशक में 95 के बाद गीत बदल गया। अभी क्या गीत है? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और अब उनको एक पोती भी हो गई है, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी। अब मेरे बुढ़ापे में है खुशहाली। मुझे मालूम है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा, बहू सब मेरे साथ रहेंगे। तो यदि जलवायु परिवर्तन को समझना है तो जिस तरह का डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन होके आज हमारे शहरों की गर्मी बढ़ रही है, शहरों में एक हीट स्टेट बन रही है। ये जो न्यू हीट स्टेट बन रही है शहरों में, वो इसलिए बन रही है कि शहरों के ऊपर हमारा जन दबाव बढ़ता जा रहा है, गांव उजड़ के शहरों में जा रहे हैं। तो ये शहरों की बढ़ती आबादी और शहरों की बढ़ती ज़रूरत अब अपनी जगह पर पूरी करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इस देश को जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और उन्मूलन करना है तो राजस्थान में आके सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि राजस्थान के लोगों ने पिछले 50 सालों में अपना जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, उन्मूलन कैसे किया, और जो बंदूक के सहारे जीते थे, जो लूटपाट करते थे, जो बागी थे, अब वो बागी छोड़कर किसानी में कैसे आ गए। ये अंतर अपने आप पूरी कहानी को सुना देता है। धन्यवाद सर। जैसे कि जल संरक्षण का मुद्दा जो आप लेके चले हैं, इसको किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाए? जैसे कि जल की सतह काफ़ी नीचे जाता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये समस्या कैसे समाधान होगा इसका? इसका समाधान होगा खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। वर्षा की एक एक बूंद को हमें बचाना होगा।
वर्षा के बूंद जहाँ गिरे वहीं रोकें। एक तो यह, दूसरा पेड़ लगाने होंगे हर जगह, क्योंकि पानी का बेटा पेड़ है। मेरा मंत्र है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो मैं पूरे देश में पिछले 30 वर्षों से यही बात कहता जा रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, प्राइमरी में, जूनियर में, पानी की पाठशालाएँ लगा के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोकिए। पानी बनाया नहीं जा सकता और बचाया जा सकता, और ये पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समझ के काम। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब को मिल करके तालाब भरने होंगे, कुएँ फिर जिंदा करना होगा, नदियों की सफाई करनी होगी। पानी गंगा और यमुना का देश है। जहाँ मेरी पहचान होती थी, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। आज वो माँ गंगा का अस्तित्व खतरे में है। महाराज भागीरथ गंगा तो ले आए, लेकिन यदि माँ रूठ गई तो फिर वो दोबारा कौन भागीरथ होंगे जो गंगा माँ को लाएंगे। हमको मिलना होगा, बैठना होगा, इस विषय पर एक जल आंदोलन बनाना होगा जो जन आंदोलन बने, जल क्रांति करनी होगी जो जल क्रांति बने, और हम सबको सब कुछ भूल करके अगला जो हमारा तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है पानी पर, वो पानी पर विश्व युद्ध ना हो, भारत में ना हो, दुनिया में कहीं ना हो, ऐसी कोशिश करनी होगी। गंगा और यमुना के देश में पानी बिक रहा है, पानी का एक बाजार खड़ा हो गया है। गरीब पानी कहाँ से पाएगा? 140 करोड़ व्यक्ति का पेट भरना है, किसान भोजन कहाँ से पैदा करेगा? वो अपने लिए नहीं कर रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम आप सब मिल करके एक जो पानी है सनातन से हम देखते रहे। जब हम पैदा हुए तो पानी में थे, माँ के पेट में, गर्भगृह में। जब बाप जब आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे गए तो पानी की घड़े की परिक्रमा हुई, जो राख बनी वो भी पानी में डाली गई। इसलिए जल का जो रिश्ता है तब तक है जब तक जीवन है, और जीवन के बाद भी है, और जीवन के पहले से है। तो हम आप सब मिलके, आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं, इस दिशा में इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा ही रहे हैं, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, बताइएगा आप इसे पर्यावरण के बारे में। कुमार गुलाटी हूँ जी। तो ये एक शुद्ध वायु करके NGO है, और इन्होंने ये एयर फिल्टर लगाया है जो कि गाड़ियों के ऊपर, बसों के ऊपर लगता है। इसका क्या फ़ायदा होगा सर? दिल्ली NCR रीजन में जब गाड़ी चलती है जी, तो ये 0.26 ग्राम कार्बन, जो प्रदूषण का जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, उसको हर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 0.26 ग्राम इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे चाइना में और इंडिया में भी स्मॉग टावर लगे हैं, तो स्मॉग टावर जो है वो मैक्सिमम अपने आसपास के 300-400 गज में काम करता है। ये गाड़ी जहाँ भी जाएगी ये हवा में से प्रदूषण को ख़त्म करती जाएगी। तो ये एयर फिल्टर हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। ये अगर गाड़ियों पे लगा दिए जाए तो कम से कम NCR रीजन में जो ग्रैब का सिस्टम चल रहा है उसमें अगर गाड़ियों पे ये लगा दिया जाए तो गाड़ियों को चलने की अनुमति भी दी जा सकती है, और प्रदूषण को खुद ही इस संस्था के उन्होंने इसको बनाया शुद्ध वायु के नाम से। इस संस्था को बनाए हुए कितना समय हो गया सर? अभी 8 साल हो गए। 8 साल में कितना वर्क कर चुके हैं और कितने देशों में जा चुके हैं, या अपने ऑल इंडिया के अंदर? ये देखिए, दिल्ली में कई जगह लगा है और कुछ 500 के करीब गाड़ियों पे लगा है। मुंबई में उन्होंने रोडवेज की बसों के ऊपर लगा दिया है, 250 बसों के ऊपर लगाया है, और अच्छे रिजल्ट आपसी है। ये ग्रीन क्रीमेटोरियम बनाती है, हरित शवदाह। उसमें बात यह है कि हमारे शरीर में 65% फैट है। तो अगर शरीर को जो मृत देह है उसको 760 डिग्री तक हीट कर दिया जाए तो उस फैट से ही बॉडी क्रीमेट हो जाती है। तो हमारे डॉक्टर रामजी जयमल हैं, उन्होंने 750 ऐसे शवदाह केंद्र सिरसा, फतेहाबाद, बठिंडा, अबोहर, फजलिका, इस पूरे इलाके में बनवाए हैं, और इसमें सिर्फ 60 किलो गोबर के डंडे से दाह संस्कार हो जाता है, क्योंकि हीट को एस्केप नहीं करने देते, उसी कन्फाइंड स्पेस में रखते हैं। उसमें कपाल क्रिया भी हो जाती है, एशेस भी कलेक्ट हो जाती है। सिर्फ यही है कि हीट को हम बचा लेते हैं, और एक दिन में 2 बॉडीज़ भी क्रीमेट कर सकते हैं। अगली बॉडी में 60 किलो भी नहीं, सिर्फ 30 किलो गोबर के डंडे चाहिए। ये 85% SPM कम हो जाता है, 85% पोल्यूशन कम हो जाती है, और बहुत उत्तम तरीका ये बनाया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश में, पूरे देश में हम इसको करें, और अभी हमने इसको पेट्स के लिए भी और काउस के लिए भी हमने बनाया। जी सर, जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे रखा जो आज, इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रकार के प्रोग्राम आप कितने दफ़ा कर चुके हैं? ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीने आप सब लोग, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों की सांसें फूल रही थी प्रदूषण के कारण। तो अब आम आदमी को ये समझ आने लगा है
कि पर्यावरण का जो मुद्दा है, पानी, हवा, धरती को बचाए रखने का जो मुद्दा है वो मानव अस्तित्व का मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के ग्रामीण विकास मंडल पिछले 40 वर्षों से रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगोष्ठी, सामाजिक संस्थाओं के साथ पौधारोपण का काम, ये एक लंबा अरसा चल रहा है कार्यक्रमों का। उसी कार्यक्रम की कड़ी में 5 और 6 दिसंबर का ये कार्यक्रम विश्व केंद्र के साथ मिलकर के ग्रामीण विकास मंडल ने आयोजित किया है, जिसमें हरियाणा की सामाजिक संस्थाओं के 80 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इस दौरान आपने देखा कि सुबह के सत्र में देश के प्रमुख जल प्रहरी, जल योद्धा और जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, पानी के काम को लेकर पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडे जी, और हरियाणा के प्रशासनिक क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी सुनील गुलाटी जी मौजूद रहे। और उन्होंने अपने जीवन के, अपने पानी के काम के बहुत ही सुंदर अनुभव, व्यवहारिक बातें हमारे प्रतिनिधियों के साथ, प्रतिभागियों के साथ साझा की। हमें उम्मीद है कि ये सब लौट करके हरियाणा में अपने क्षेत्र में इस दिशा में काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसी बल पर हम भविष्य में इस काम को और सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सविता सोनी है जी। मैं ग्रामीण विकास मंडल में महिला प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हूँ लगभग 7 साल से जी। और इसमें 7 साल से हम लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, समय समय पर जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और इस काम को हम आगे भी सुंदर ढंग से करते रहेंगे। मैम, पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये पेड़ पौधे लगाने की वजह क्यों पड़ी हमें? क्योंकि आज जब हम आसपास एरिया में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, और अगर हर मनुष्य अपने ये जिम्मेवारी समझेगा कि हम एक एक पेड़ लगाएं और उसकी केयर भी करें, तो मुझे लग रहा है कि आगे जो भविष्य में जो हमारे आगे संकट का जो समय आने वाला है तो उस चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं। सर, कैसे हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, पौधे लगाना एक बात है, लेकिन पौधे को बचाना दूसरी बात है। सिर्फ पौधे लगाना ही हमारी संस्था का उद्देश्य नहीं है, पौधे को बचाना भी है। करीब 40 साल से राजेंद्र जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पौधे हम लगाएं, पौधारोपण करें। सरकारी अभियान आते हैं, चले जाते हैं, हर साल फिर उतने ही पौधे रखते हैं, लेकिन उस पौधों का क्या सरकार केयर टेकिंग करती है या किसी लोकल NGO या किसी को कोई जिम्मेदारी देती है? सिर्फ लगाना ही उद्देश्य नहीं है। तो हमारी संस्था ये भी काम करेगी कि पौधे जो लगाए जा रहे हैं उसका भी केयर टेकिंग का काम है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी आपने देखा कोरोना में लाखों रुपए दे के भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो वो ऑक्सीजन का काम भी हमको चाहिए। सिर्फ पैसे से ही ऑक्सीजन नहीं मिलती, लाखों पैसे दे के भी लोग ऑक्सीजन नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने हमें एक ऐसा स्रोत दिया है, पौधे, जो हमें फ्री की ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर राजेंद्र जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंडल ने एक NGO प्रतिनिधि मंडल स्टेट लेवल हरियाणा का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय विश्व युवा केंद्र के तत्वाधान में किया है। और ना केवल इसमें हरियाणा के बाहर के भी NGO हैं। मैं श्री PD टंडन सेवा संस्थान संभल उत्तर प्रदेश से राजेंद्र जी के आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। ना सिर्फ दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या है, सिर्फ छोटे छोटे प्रदेशों में। अब मुरादाबाद अभी हमारा नंबर 1 वायु प्रदूषण में था पूरे देश में। तो ना कि NCR, सिर्फ हर देशों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत समस्याएं हैं, जल की समस्या है। तो इनके आह्वान पर आज मैंने जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र यादव जी और उदय शंकर पांडे जी, पद्मश्री, बहुत लोगों के विचार सुने और उसको हम अपने क्षेत्र में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और आश्वासन देते हैं कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।